नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मनोविज्ञान या जिसको CDP बोला जाता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए दोस्तों, जो कि जो भी एग्जाम है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दोस्तों। जो भी इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, सभी परीक्षा टीचर्स एग्जाम के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, इसको हम क्या करें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या करा है कि सुनने में असमर्थ, अगर कोई बच्चा सुनने में सुन नहीं पा रहा है या सुनने में असमर्थ है तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, या नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में उन्हें नहीं भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो बच्चा सुनने में असमर्थ होता है वो क्या सिर्फ अकादमिक जो शिक्षा होती है उसका लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर उसको व्यवसायिक शिक्षा दी करानी चाहिए। ये तो दोस्तों एकदम बिल्कुल गलत है कि अगर बच्चा सुनने में असमर्थ है तो उसकी शिक्षा ही बदल देनी चाहिए, सिर्फ उसको व्यवसायिक शिक्षा ही प्रदान करनी चाहिए, ये भी एकदम गलत है। दूसरा दोस्तों आपसे यहाँ देख लेते हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? सिर्फ बच्चा सुनने में असमर्थ है, उसके हाथ पांव सभी तो दुरुस्त हैं दोस्तों, उन सभी बच्चों से भी अच्छा कर सकता है, ठीक है। बस बशर्ते उसके लिए अच्छी सुविधाएं वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे उसके अगर सुनने में असमर्थ है तो उसके सुनने के लिए ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए दोस्तों। सुनने में असमर्थ है तो उसके लिए उस हिसाब से सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों सर्वर असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसके जहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे सर्वर असमर्थ वाले बच्चे पढ़ते हैं उसे विद्यालय में भेजना चाहिए, ये भी आपका एकदम गलत है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि नियमित विद्यालय में दोस्तों, जैसा कि समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी विद्यार्थी बच्चों का एक विद्यालय में स्वागत है, जहाँ पे समान रूप से भी बच्चे आते हैं, भिन्न रूप से भी बच्चे आते हैं, ठीक है। तो विद्यालय कहता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में ही भेजना चाहिए, ठीक है। क्या है इसमें, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उसे उपयुक्त सुविधा व साधन उपलब्ध कराया जाए। तो कह रहा है कि जो नियमित विद्यालय होते हैं दोस्तों उसमें जो सुनने में असमर्थ बच्चा होता है वो बहुत अच्छा कर सकता है, बस उसके लिए वहाँ पे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करें, भारत भाषा भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मध्य बचपन का समय, वयस्क वयस्क अवस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। उस जन्म से पूर्व का समय क्या बच्चा भाषा सीख पाएगा? ये तो आपका एकदम गलत हो गया, ठीक है। तो बच्चे का जो भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील समय होता है, जो बच्चा भाषा सबसे पहले सीखता है, ठीक है, तो क्या होता है? प्रारंभिक बचपन का समय होता है, ठीक है दोस्तों, बचपन का शुरुआती काल जिसे बोलते हैं। तो ये राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही सभी क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूँ इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कपूर्ण ढंग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों का अपने आप समझ जाना, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से क्या कर सकते हैं? विद्यार्थियों को बहुत सारा उदाहरण देना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि वो खुद से उसे तर्कपूर्ण ढंग से, मतलब खुद से सोचें और खुद से उसे करने का प्रयास करें, ठीक है। तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि बच्चे की स्मृतियाँ में पहले से भंडारित है कि दोस्तों जो आसमान में एक पक्षी उड़ रहा है और वो क्या है, कौवा है। तो उसकी स्मृति मतलब उसको पहले से ये चीज़ पता है, ठीक है। उसके स्मृति में ये चीज़ भंडारित हो चुकी है, ठीक है। बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चा जो है उसमें पक्षी के बारे में जो प्रत्यय होता है या पक्षी के बारे में जो जानकारी होती है दोस्तों, उसका विकास हो चुका है, ठीक है। बच्चे ने अपने अनुभवों को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का प्रयोग किया है, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा कि ए बी सी तीनों क्या हैं, इसके सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। इसमें से कौन सी विशेषताएं जो दी गई हैं, इसमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो कि प्रतिभावान विद्यार्थी की है, शिक्षार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो वह आक्रामक और कुंठित होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, यदि जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास की जो गतिविधियां या उनको पढ़ाने का जो तरीका है वहाँ पे अगर उनके अनुकूल नहीं होती हैं कि जैसा वो पढ़ सकता है, मतलब से धीमे गति से पढ़ाया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है, तो दोस्तों क्या करेगा, ऊब जाएगा, ठीक है। और अपने आप को कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा, ठीक है। उसका मन क्लास में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो बच्चा अपने आप को कम प्रेरित करेगा और वो जल्दी ऊब जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कहा कि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देके। तो आपको बता दें कि एक शिक्षिका जो होती है दोस्तों अपने प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षा के प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है कि विषय वस्तु जो होती है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, विषय वस्तु को अगर बच्चों के जीवन के साथ संबंधित करके उसको पढ़ाएगी तो उससे क्या होगा कि अधिगम को प्रभावी ढंग से अधिगम करा सकती है। मतलब उसको सिखाने का जो तरीका होता है दोस्तों, अगर बच्चों के जीवन के साथ संबंधित करके पढ़ाया जाए कि ये अगर तुम्हारे साथ होता है, ऐसा हो जाता, ठीक है, तो वो बच्चा अधिक प्रभावी तरीके से सीखता है, ठीक है। तो यही विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके जो ऑप्शन है यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है कि देखिएगा कि करा है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बच्चा जो होता है दोस्तों, छोटा बच्चा, उसके बारे में यहाँ पे कथन दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट कथन होगा। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। दोस्तों जो इसका पहला ऑप्शन ए दिया गया है, क्या करा है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये आपका गलत है दोस्तों। निष्क्रिय मतलब सक्रिय न होना, मतलब बच्चा हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है, ठीक है दोस्तों। वो हमेशा समस्या समाधान या वैज्ञानिक शोध करता है, ठीक है दोस्तों। बच्चा कुछ अलग न कुछ अलग करता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, एकदम गलत है। जबकि आपका बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये आपका तीनों ऑप्शन जिसमें होगा वही सही होगा। तो बी सी और डी यही पहला ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिएगा कि करा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से राइट जवाब क्या होगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा
अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो आपको बता दें कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आपको गर्व करेंगे, तो इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। दोस्तों एक 6 साल की बच्ची है जिसके माता पिता दोनों क्या हैं? खिलाड़ी हैं, और उसको भी रोज प्रशिक्षण करने के लिए या सीखने के लिए भेजते हैं प्रतिदिन। ठीक है, सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो यह संभव हो सकता है दोस्तों कि वो लड़की भी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन क्यों कर पा रही। ठीक है, बुद्धि और विकास के कारण, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के कारण, अनुशासन या पौष्टिकता के कारण, अनुवांशिक और पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्व होता है दोस्तों किसी चीज़ के, किसी बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? उसके अनुवांशिकता का और उसके जिस वो माहौल में वो पल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अनुवांशिकता और पर्यावरण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि अपनी कक्षा की व्यक्ति भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान मानक तैयार हो। दोस्तों तो आपको बता दें कि आपके बच्चा में वैयक्तिक भिन्नता है, मतलब सभी बच्चों के जो वैयक्तिक भिन्नता मतलब है जो उनकी सीखने का तरीका है दोस्तों, सभी का क्या है? अलग अलग है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि सभी बच्चों से बातचीत करें और उनके प्रत्येक जो उनके दृष्टिकोण है दोस्तों, और सभी को क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है कि करा है कि कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। कोई 5 साल की बच्ची है, वो क्या कर रही है? एक टी शर्ट या कपड़ा होता है उसको तय कर रही है या मोड़ रही है, मोड़ करते हुए अपने स्वयं से बात करती है। ठीक है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लड़की के द्वारा इस तरह का व्यवहार जो है किया जा रहा है, उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। ओलेवस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। ओलेवस्की जो हैं इसे खोजबीन मानेंगे। जीन पियाजे और लेवास्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जीन पियाजे के द्वारा इसे क्या कहेंगे? अहम केंद्रित कहेंगे। अपने आप से खुद से बातचीत करना दोस्तों क्या कहलाता है? अहम केंद्रित कहलाता है, कि मतलब अपने भाषा या अपने जो आंतरिक प्रेरणा दोस्तों उसको बढ़ाना। और लेवस्की इसकी व्याख्या करेंगे निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है कि लिंग होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का दोस्तों, उसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो लिंग क्या होता है? लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। तो आपको बता दें कि लिंग क्या होती है? एक सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। जो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 है, उसके अनुसार जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका क्या होती है? अधिनायक, सुविधादाता, अनुमतिक परक या सत्तावादी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधादाता के रूप में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि क्रिया प्रसूत। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? हल के द्वारा, या हेगार्टी ने, थार्नडाइक ने, या स्किनर महोदय ने। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? स्किनर महोदय के द्वारा किया गया था।
और उसको अगर पूछ लेता है तो भूल या त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो बताएंगे थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही नहीं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर जो था दोस्तों, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, वनमानुष पे प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को सूझ का भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने किससे संबंधित है, अधिगम का सिद्धांत, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।